कर रहे थे। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, 1857 की क्रांति जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक, पीछे तक आवाज आ रही है ना? ये टॉपिक जो है समझने के बाद में याद करना बहुत आसान है। अगर समझ में आ गया तो केवल अगर आपको फैक्ट लिखा दूंगा या बता दूंगा, फैक्ट लिखाने में बताने में 2-3 क्लास में टॉपिक हो जाता है, 3 या 4 मान लो लिखवाते लिखवाते, इससे ज़्यादा लंबा टॉपिक ये नहीं होता। लेकिन समझोगे इसको तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से याद होती रहेगी। कोई भी चीज़, कोई भी घटना घटेगी, आप अपने आप समझ जाओगे कि पीछे का बैकग्राउंड क्या था, बस, है ना? हम उसी की बात कर रहे थे। शायद मुझे जहाँ तक याद है हम सहायक संधियों की बात कर रहे थे हम लोग, है ना? एक राज्य की हमने बात की थी सहायक संधियों में, वो कौन सा था? सबसे पहला कौन था? पहला राज्य करौली। कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था? करौली था। करौली बताया था ना, 9 नवंबर 1817। दूसरा जो राज्य था वो कौन सा? टोंक, 15 नवंबर 1817। तीसरा राज्य कौन सा बताया था? कोटा, 26 दिसंबर 1817। 3 तो ये राज्य थे। एक जो हम लोग अंतिम राज्य की बात करते हैं वो कौन सा था? सिरोही, ये 1823। ये तीनों के तीनों कब? 1800। और बाकी के लगभग राज्य जो थे, राजस्थान की लगभग जो रियासतें थी, उन्होंने सहायक संधि कब की? 1818 में। सिरोही लेट क्यों हो गया था? जोधपुर के राजा ये कहते थे कि सिरोही जो है वो किसका क्षेत्र है? मारवाड़ का है। ठीक है ना? बताया था ना अगर आप लोगों को। बाद में आधार कार्ड वगैरह ये ले जाकर दिखाए तब इनको क्या किया गया था? माना, बोला हाँ चलो ठीक है यार, तुमसे भी क्या कर लेते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं। तो लास्ट में किसके साथ में हुई? सिरोही के साथ में। हम एक राज्य की बात कर रहे थे, झालावाड़। झालावाड़ की बात ये थी कि कोटा के अंदर जो सहायक संधि हुई थी, इस सहायक संधि में मतलब 2 व्यक्ति होते थे यहाँ कोटा में। जो कोटा का शासक जो था वो कौन था? शासक तो कौन था? उमेद सिंह। और इसका जो प्रशासक होता था, मुख्य प्रशासक जो था वो कौन था? झाला जालिम सिंह। इस जालिम सिंह का बहुत प्रभाव था। जालिम सिंह अपने समय के मंजे हुए राजनेता भी थे। अंग्रेजों ने सहायक संधि की। फरवरी मार्च 1818 में सहायक संधि में पूरक संधियां जोड़ी गई, सप्लीमेंट्री संधियां, मतलब जो शर्तें थी वो जोड़ी गई। वो शर्तें कौन सी थी? कि उमेद सिंह जो है वो कोटा का शासक रहेगा। ठीक है ना? शासनाधिकार किसके पास में रहेंगे? झाला जालिम सिंह के पास में। शासक कौन होगा? उमेद सिंह, है ना? ये तो शासक होगा और जालिम सिंह जो होगा वो प्रशासक होगा। और उमेद सिंह जो है वो किसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा? झाला जालिम सिंह के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाद में एक मांगलोर का युद्ध हुआ था 1821 में। और फिर लास्ट में हमने बात की थी कि उमेद सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? हालांकि बीच में किशोर सिंह आता है, लेकिन हमें किससे मतलब है? राम सिंह से। क्योंकि सहायक संधि के तहत ये कहा गया था कोटा के शासक कौन होंगे? उमेद सिंह, और उमेद सिंह के बाद में उसके वंशज। और इधर जो उसके प्रशासक होंगे, जो सत्ता जिनके हाथ में होगी, जो वास्तव में पावर में होंगे, वो कौन होंगे? झाला जालिम सिंह और उसके बाद में उसके वंशज। इधर इसका वंशज जो आता है वो कौन आता है? मदन सिंह। ठीक है ना? तो झाला मदन सिंह इधर आता है। झाला मदन सिंह के बीच में राम सिंह के बीच में बनी नहीं। जब इनके बीच में नहीं बनी तो 1838 में अंग्रेजों ने जो कोटा राज्य के कितने परगने थे? 17 परगनों को अलग किया और 2 भागों में कोटा राज्य को बांट दिया। एक हो गया कोटा, जिसका शासक कौन रहा? राम सिंह। और एक अपने कौन सा हो गया? झालावाड़। और झालावाड़ जो था उसका शासक किसको बनाया गया?
मदन सिंह को। ये झालावाड़ नया राज्य बना, कब बना था ये? 1838 में, क्योंकि कोटा के साथ में पहले सहायक संधि हो गई थी और लगभग वही शर्तें किसके साथ में रही? झालावाड़ के साथ में रही। तो हम ये भी बता सकते हैं कि झालावाड़ के साथ में सहायक संधि कब होगी? 1838 में। लेकिन ये वही संधि है जो किसके साथ में हो चुकी थी? कोटा के साथ में। कुछ शर्तें जो थी सहायक संधि में, कुछ शर्तें जो थी पहले, जैसे जालिम सिंह को जो अधिकार दिए गए थे वो यहाँ पर रहेंगे नहीं रहेंगे ना। अब तो दोनों राज्य क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। कोटा राज्य से कितने परगने अलग कर दिए गए? 17 परगने अलग कर दिए गए थे। क्लियर है ना ये चीज? इससे पहले देखो क्या हुआ था, ये जो राम सिंह और मदन सिंह के बीच में जो विवाद चल रहा था, दो आदमी में विवाद चल रहा है ना, अरे दो जनों में विवाद चल रहा है, एक किस में? राम सिंह में, और किस में? मदन सिंह में। इस मदन सिंह ने अंग्रेजों से यह कहा कि साहब ये जो राम सिंह है वो मुझे मरवा देंगे। भाई राम सिंह किसको मरवा देंगे? मदन सिंह को। आप एक काम करो, एक ब्रिटिश सेना, एक अंग्रेजी सेना कोटा राज्य में तैनात करो। कहां पर तैनात करनी है? कोटा राज्य में। समझ गए ना? मदन सिंह की ये शिकायत थी पहले राम सिंह से, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब विवाद चल रहा था उस समय की मैं बात कर रहा हूं। इसका ये मानना था कि राम सिंह किसको मरवा देगा? मदन सिंह को। मदन सिंह ने किससे सहायता मांगी? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंग्रेजों ने एक सेना का गठन किया था जिसका नाम था कोटा कंटिंजेंट। उस सेना का नाम क्या था? कोटा कंटिंजेंट। ये सेना आएगी अपने, देखो जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उस समय यहां पर ये आएगी। कौन सी सेना थी वो? कोटा कंटिंजेंट, है ना? कोटा कंटिंजेंट थी। इस कोटा कंटिंजेंट का गठन किया। किस राज्य में रखनी थी इस सेना को? कोटा राज्य में। कोटा राज्य का शासक कौन? राम सिंह। राम सिंह ने इसका विरोध किया। बाद में इस सेना के लिए एक सैनिक छावनी बनाई गई थी। वो कौन सी बनाई गई थी? देवली। और देवली कहां पर है भाई? टोंक में। समझे क्या कुछ? इस सैनिक छावनी जो देवली सैनिक छावनी हम लोग पढ़ेंगे, उसका गठन भी क्यों हुआ? क्योंकि कोटा राज्य में क्या चल रहा था? आंतरिक संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष के कारण मदन सिंह झाला ने किससे डिमांड की थी? अंग्रेजों से। उसने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, राम सिंह मुझे मरवा देगा, एक ब्रिटिश सेना कहाँ रखी जाए? कोटा राज्य में रखी जाए। कोटा राज्य के लिए एक सेना का गठन किया गया। वो सेना कौन सी थी? कोटा कंटिंजेंट। इस कोटा कंटिंजेंट को कोटा राज्य में रखना था। कोटा के शासक राम सिंह ने इसका विरोध किया। इस कारण से इस सेना को टोंक में रखा गया और क्षेत्र कौन सा था? वो देवली था। तो एक सैनिक छावनी हमारे 1857 की क्रांति में आएगी देवली, और उसमें सेना कौन सी होती थी? कोटा कंटिंजेंट। तो कभी कभी ये रहता है कि यार सेना कोटा की है, कहाँ गई? वो टोंक में आ गई, देवली में आ गई। ठीक है ना? तो आप ये मान के चलना इस सेना का गठन भी इस विवाद के कारण ही हुआ था। ये क्लियर समझ गए क्या? समझ गए ना? कल समझा दी होगी शायद ये। वो आपके कोटा में है, ठीक है ना? कल आपने जो प्रश्न पूछा था, और हाँ वो थोड़ा सा रहता है, देखो ऐसा थोड़ा बहुत विवाद इतिहास में चले नहीं तो इतिहास नहीं कहलाता। मैं कल उसके बारे में और कुछ जानकारी ले रहा था, तो वहाँ पर ही अपने एक मूवी आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, आई थी ना? बद्रीनाथ की दुल्हनिया आई थी। उस मूवी आलिया भट्ट और कौन था उसमें? कौन था? वरुण धवन था या अक्षय कुमार था? अक्षय कुमार होगा। अच्छा, राजाओं को लेकर भी इतने कंफर्म होते हो क्या तुम? इतने कंफर्म होते हो क्या? नहीं होते ना? ये तो पूछ लो साहब, ये तो सारा पूछ लो, ठीक है ना? दिया और बाती में कौन कौन क्या क्या था, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, ये सब पूछ लियो, है ना? वो तो सब पूछ सकते हैं आपसे, आप बता दोगे। ये पीछे वाले तो नहीं बता सकते बेचारे, इनको तो पता नहीं है। हाँ, ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बारे में तो शायद पूरी हिस्ट्री ये भी बता देंगे। ठीक, हाँ जी। ऐसे देखो लुगाइयों की तरह बोलकर घूंघट में फिर चुप मत हुआ करो। समझ गए ना? ये भगवान ने आपको जो बनाया है, आप उस मर्यादा, उसके अनुसार मर्यादित आचरण करें, है ना? ऐसे नहीं है मैंने पूछा क्या, कुछ नहीं, तो ऐसे यार मैं कौन सा आपका जेठ लगता हूँ यार। चलिए खैर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अब देखो ये सहायक संधियाँ हुई। हमारा जो राजस्थान था, यानी राजपूताना जो एजेंसी होती थी, वो उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो होता था उसके अधीन होता था, है ना? अंग्रेजों के अलग अलग प्रांत होते थे, ब्रिटिश प्रांत होते थे।
अब अगर हम बात करते हैं तो भारत की अगर बात करें, यार ये भारत का नक्शा रखा करो रे इसमें यार, एक है ना, ये रोज रोज चाहिए अपने को, भारत का और राजस्थान का नक्शा रखा करो। भारत ही बना है ना, तो अपने ये राजस्थान है, ठीक है ना। अंग्रेजों का इधर वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो इनका क्षेत्र था, ये वाला इधर का क्षेत्र होता था उनका उत्तर पश्चिमी प्रांत। कौन सा होता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत, क्योंकि ये वाली दिशा कौन सी हो गई और ये वाली दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। ऐसा ही है। तो इधर वाला ये जो क्षेत्र होता था अंग्रेजों के अधीन में जो था, वो क्या कहलाया करता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत, है ना। इसको हमने क्या कहा है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इस उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो मुख्यालय होता था, वो होता था आगरा। क्या होता था इसका मुख्यालय? आगरा। राजस्थान जो है, राजस्थान का जो प्रशासनिक नियंत्रण जहां से होता था, वो जगह भी कौन सी थी? आगरा थी। प्रशासनिक नियंत्रण की बात कर रहा हूं मैं। और राजस्थान का जो प्रशासन था वो किस प्रांत के अधीन होता था उस समय? उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन होता था। समझ गए ना? राजस्थान का जो प्रशासन था वो प्रशासन किसके अधीन था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्यों था? क्योंकि देखो, ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, उनके जो राजधानी होती थी इधर कलकत्ता होती थी, बंगाल। आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंशियल नगर होते थे, एक बंगाल है ना, एक तो कौन सा होता था उनका? बंगाल। एक कौन सा होता था? मद्रास। और एक कौन सा होता था? बंबई। उनकी जो राजधानी या ज्यादातर जो शासन का संचालन जहां से हो रहा था, वो कहां से होता था? बंगाल से। कहां से होता था? बंगाल से होता था। अब आपको पता है राजस्थान यहां है, बंगाल यहां है। राजस्थान के प्रशासन को बंगाल से संभाल नहीं सकते। समझे कि नहीं समझे? राजस्थान का जो प्रशासन होगा वो उसको संभालना कहां से मुश्किल होगा? बंगाल से। इस कारण से राजस्थान के पास में क्या पड़ेगा? यहां आगरा। राजस्थान के पास में क्या पड़ेगा? आगरा। और यहां का प्रांत कौन सा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत उसको बोलते थे। और इस उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो मुख्यालय होता था आगरा होता था। और यहां का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। उसको क्या बोलते थे हम लोग? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उस समय, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था कोलविन। उस व्यक्ति का नाम क्या था? कोलविन। एक चीज तो ये। अब समस्या ये है कि फिर एजीजी कौन है? एजीजी भी तो थे ना अपने एक और पद आता है, वो कौन सा आता है? एक तो देखो गवर्नर जनरल होता है अपने, एक तो कौन सा होता है? गवर्नर जनरल होता है। एक कौन सा आएगा अपने राजस्थान में? कौन सा आएगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और इनके नीचे जो अधिकारी होते थे वो कौन होते थे? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट जो होते थे, ठीक है ना। गवर्नर जनरल यहां बंगाल में है। राजस्थान में जो शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था, कौन सी व्यवस्था के लिए? शांति व्यवस्था के लिए जो उत्तरदायी था, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता था? एजीजी होता था। और प्रशासनिक मामले किसके पास में होते थे? आगरा के जो मुखिया होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता था, उसके पास में थे। समझ गए ना? प्रशासनिक नियंत्रण राजस्थान का कहां से चल रहा था? आगरा से। और राजस्थान में वैसे देखा जाए तो शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती थी? एजीजी की होती थी। और उस समय एजीजी कौन था अपने यहां पर? एजीजी कौन था? कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का क्या हुआ करता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो रियासतें होती थी उनमें कौन होता था? पॉलिटिकल एजेंट होते थे।
या रेजिडेंट होते थे, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल एजेंट जो हैं, अगर हम लोग बात करें, एक हमारी रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन CL सावर्स, है ना। इसी तरह से एक जोधपुर वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई। जोधपुर का कौन था? जोधपुर या मारवाड़ का कौन था? मैकमोसन, है ना। एक कोटा वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। कोटा वाला कौन था? मेजर बर्टन। एक जयपुर राज्य भी बड़ा राज्य होता था। जयपुर राज्य भी क्या था? बड़ा राज्य होता था। तो जयपुर वाला जो था उसका नाम क्या था? पहले यहां तक लिखो आप एक बात। ये सहायक संधियां मैंने लिखवाई दी थी। कोटा कंटिजेंट की स्थापना कैसे हुई, समझ गए ना? समझ गए। आगे हम लोग पढ़ लेंगे जब हम लोग सैनिक छावनियां लिखेंगे। अभी 6 सैनिक छावनियां जो थी उनके बारे में भी समझेंगे। पहले ये चीज लिखे आप, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन था। उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन था। जल्दी जल्दी लिखा करो, देखो आप, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन था। लिख लिया? जिसका मुख्यालय क्या होता था? जिसका मुख्यालय डैश करके लिखो, आगरा। मुख्यालय क्या था? आगरा। समझ गए ना। और एक और चीज लिखो, इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश करके लिखे आप। नाम क्या था उसका? कोलविन। उस व्यक्ति का नाम क्या था? कोलविन। लिख लिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कोलविन था। तो उत्तर, ये मैंने लिखवाया आपको उत्तर पश्चिमी प्रांत। इस उत्तर पश्चिमी प्रांत का हेडक्वार्टर क्या होता था? आगरा। और राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कहाँ से चलता था? आगरा से। लेकिन शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास में होती थी? AGG के पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए आप, राजस्थान या राजपूताना एजेंसी भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। उस समय राजपूताना एजेंसी थी, तो आप तो राजस्थान लिख लीजिए। राजस्थान की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके नियंत्रण में था? हाँ जी, AGG के। लाइन क्या लिखवाई मैंने? राजस्थान की शांति व्यवस्था उत्तरदायित्व AGG का था। किसका होता था? AGG, है ना। एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पता रख लेना AGG, बस बात खत्म। ये आप चिंता मत किया करो कि ये नहीं पूछ ले कहीं आपको प्रश्न की AGG की फुल फॉर्म क्या होती है ना। वो जमाने गए अब, समझ गए ना आप लोग। तो AGG के अधीन था, जो शांति व्यवस्था थी वो किसके अधीन थी? AGG के अधीन थी। क्लियर? अब इस AGG की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले आप, या शुरू से इसका एक बार बता देता हूं, ये बाद में लिख लेंगे अपने। हाँ, ऊपर यार वो वाला काम सही रहता है। अच्छा, ऐसे हो जाएगा। ये पूरे टेक्निकल चीज़ें सारी बता दो मुझे, देखो, है ना। क्योंकि मैं ज़्यादातर लिखने से ही मतलब रखता हूँ इसमें, ये मेरी भी कमी है।
इनको सीखना चाहिए क्या क्या इसमें है कि नहीं है। आप लोग सब जानते हो, आप लोग सब जानते हो इसको चलाना, जानते हो या नहीं जानते? मोबाइल चलाना जानते हो ना, मोबाइल में सब कुछ जानते हो। मैं आपको सही बताता हूँ कि YouTube के अंदर चैनल वैनल कैसे बनते हैं, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी मुझे नहीं आता है ना। तो किसी दिन जिसको अच्छी ट्रेनिंग है वो मुझे बताना कि YouTube का चैनल किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से उसमें वीडियो अपलोड होते हैं, है ना। एक व्हाट्सएप बहुत अच्छी तरह से चलाना आता है, बाकी और चीज़ें चलानी नहीं आती ज़्यादा। चलिए खैर, हमने बात की कौन से पद की? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, समझ गए। इस पद का जो गठन हुआ वो हुआ 1832 में, क्योंकि शुरू में जब सहायक संधियां हो रही थी तो राजस्थान का जो प्रशासन चल रहा था वो दिल्ली से चल रहा था, खूब सारी रियासतें हो गई थी। बोले यार अब इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है तो उसके लिए अलग से एक अधिकारी नियुक्त कर दो। अलग से अधिकारी नियुक्त किया गया कब? 1832 में। और वो कौन सा पद है? AGG का पद है, ठीक है ना। तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान का तो एक क्या बनाया गया? AGG बनाया गया। जो पहला AGG था राजस्थान का वो कौन था? मिस्टर लोकेट। जो पहला AGG था वो कौन था? मिस्टर लोकेट था, है ना। दूसरी चीज देखो क्या हुआ, अब AGG का जो मुख्यालय था, AGG का जो मुख्यालय होता था वो मुख्यालय क्या होता था इसका? अजमेर। कौन सा होता था? अजमेर। अंग्रेज जो है ये ठंडे प्रदेश के निवासी, राजस्थान में चलती है गर्मियों में लू, है ना। अब जो कांदा खाए वो लू से बच जाए। अंग्रेज कांदा जानते नहीं है कि नहीं है, और हम लोग तो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों के लिए समस्या। बापड़े वहाँ से आए थे यूरोप से, ठंडे प्रदेशों से, यहाँ आने के बाद में अंग्रेजों की हालत ख़राब है कि नहीं है। गोरे गोरे जो अंग्रेज आए थे वो लाल हो गए। अब समस्या यह रही कि यार यहाँ अजमेर में रहना मुश्किल है, करे तो करे क्या। तो एक काम किया गया, बोले यार अजमेर की जगह ऐसी जगह लो जहाँ पर क्या हो? ठंड हो, थोड़ी बहुत ठीक रहे काम, लू वगैरह नहीं लगे, पहाड़ों पर ठंड होती है। और अपने यहाँ पर क्या है? माउंट आबू। कौन सी जगह है? माउंट आबू। माउंट आबू को सैनिटोरियम के रूप में इन्होंने विकसित किया। और AGG का जो कार्यालय था, मुख्यालय जो था, 1845 में कहाँ भेज दिया गया? माउंट आबू। 1845 में कहाँ भेज दिया? माउंट आबू भेज दिया। बोले यार तू यहाँ रहे, नहीं तो हर महीने 2 महीने में AGG बुलाना पड़ेगा, नया AGG आएगा, पुराना AGG ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको कहाँ रखा गया? माउंट आबू में रखा गया। अब क्रांति व्रांति हो गई। माउंट आबू देखो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में है, अजमेर बीचों बीच था। अब प्रशासन चलाना है तो उसके बीचों बीच में रहना होगा या कोने में पड़ा रहेगा? बीचों बीच चाहिए। ये कोने में पड़ा था यहाँ दक्षिण में, माउंट आबू में। अब फिर अंग्रेजों ने कहा बोले यार ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी, गर्मियों में कहाँ चले जाओ? माउंट आबू। और बाकी समय क्या आ जाओ? अजमेर आ जाओ। सर्दियों में तो कोई समस्या ही नहीं है, बस सर्दियों में थोड़ी समस्या है। तो 1864 में एक काम किया गया कि 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए माउंट आबू, और 6 महीने के लिए किसको किया गया? अजमेर को। यह परिवर्तन कब कर दिया? 1864 में। बोले यार सर्दियों में तो अजमेर आ, गर्मियों में कहाँ चला जा? आज भी राजस्थान का जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो कहाँ चले जाते हैं गर्मियों में? माउंट आबू चले जाते हैं। कई बार इस चीज़ पर सवाल भी उठता है कि अंग्रेजों की बनाई हुई परिपाटी को हम लोग आज भी क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी आपको पता हो तो अभी 2-4 बार आया भी था कोविड के टाइम पे कि जो मुख्यमंत्री है या कुछ नेता लोग जो थे वो राज्यपाल से मिलने के लिए कहाँ गए थे? माउंट आबू गए थे, ठीक है ना। तो राजस्थान का आज भी प्रशासन या राज्यपाल जो होता है गर्मियों में, वो कहाँ होता है? माउंट आबू में होता है। तो अब इस तरह से AGG के पद का गठन कब हुआ? 1832 में। इसका मुख्यालय क्या होता था? अजमेर। 1845 में इसको कहाँ भेज दिया गया? माउंट आबू। और 1864 में ये व्यवस्था की गई कि 6 महीने माउंट आबू और 6 महीने कौन रहेगा? अजमेर रहेगा। समझ गए ना आप लोग? तो लिखें AGG।
एजीजी लिख लिया? लिखवाए थे ना एक लाइन वो शांति व्यवस्था वाली, तो लिखो एजीजी के पद का गठन। अच्छा ये चलो लिख लो यार, तुम लिखो एजीजी के पद का गठन, डैश करके लिख दो 1832 में। 1832 एजीजी के पद का गठन कब हुआ? 1832 में। लिख लिया? और पहला जो था वो कौन था? मिस्टर लोकेट। लिख लो, लिखाऊं? लोकेट नहीं लिखोगे? अरे वाह भाई, जोरदार टिप्पणी वाले हो गए तुम तो। मी लगाकर लोकेट कर दो, है ना? मिस्टर लोकेट, समझ गए कौन था? मिस्टर लोकेट। इसका हेडक्वार्टर लिखो, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। मुख्यालय लिखोगे या HQ लिखोगे? HQ लिख तो लेना, फिर पता भी रखना HQ आ गया कहां से क्या है, समझ गए ना? फिर इसको ढूंढने में लग जाओ बोले HQ क्या आ गया। तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो था इसका वो क्या था? अजमेर। लिख लिया? फिर लिखिए आप 1845 में, 1845 में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू, माउंट आबू स्थानांतरित किया गया। माउंट आबू स्थानांतरित किया गया। और फिर लिखिए 1864 में, 1864 में छह महीने के लिए, 6 महीने के लिए माउंट आबू एवं अजमेर को मुख्यालय बनाया गया। 6 महीने के लिए माउंट आबू और किसको? अजमेर को मुख्यालय बनाया गया। माउंट आबू कब रहेगा? सर्दियों में, गर्मियों में। और ये जो रहेगा अपने अजमेर वो कब रहेगा? गर्मियों में, सर्दियों में, है ना? तो सर्दियों में रहेगा मतलब अजमेर, और गर्मियों में क्या रहेगा? माउंट आबू। अंग्रेज यहाँ आराम से रह रहे थे, काम उनका चल रहा था। अब लिखिए आप 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का, यार ये सही काम नहीं करता इसका मिटाने का, राजस्थान का एजीजी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी उस समय कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कर लो, है ना? ये जरूर ध्यान रखना भाई, इसका नाम पूछ लेते हैं। आप वाले एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं जो ज़्यादा डीप नहीं होते। वैसे एजीजी हो गया। एजीजी के अधीन कौन होते थे? रियासतों में पीए या पॉलिटिकल एजेंट होते थे। तो इसके अधीन जो होते थे वो रियासतों में कौन होते थे? पीए होते थे। पीए अगर हम लोग मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का कौन था? कैप्टन CL सावर्स, है ना? तो लिखो इनको साथ के साथ लिखो, पीए। मेवाड़ का कौन था? कैप्टन CL सावर्स। इसी तरह से मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का मैकमोसन। इसी प्रकार से जो कोटा है, कोटा का कौन रहेगा? मेजर बर्टन। आपको पता है इन दोनों को तो मार दिया था क्रांति में, दोनों इंपॉर्टेंट है।
एक और लिखो आप, जयपुर। कौन था, कौन था? ईडन, यानी विलियम ईडन। एक भरतपुर का भी ध्यान रख लेना, निक्सन। भरतपुर का जो था वो कौन था? निक्सन। ये 2-4 दिनों का इनका नाम ध्यान रखना। उसका भी नाम आता है, सही कह रहे हो आप, ठीक है ना। अपने एक हुकुमचंद जैन साहब की किताब चलती है, राजस्थान के इतिहास का जो एनसाइक्लोपीडिया जो है, उसमें निक्सन दे रखा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अपने जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ये 3 आप लोग एटलीस्ट याद रखना, है ना। बाकी ये और ज़्यादा काम में नहीं आएंगे आपके। लिख लिया? हाउ? मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दूं? नाम क्या है सर आपका? अरे सर नाम क्या है? चलिए खैर, अब राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6, है ना। सैनिक छावनियों की बात करते हैं अपने। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि राजस्थान में जो अंग्रेजों का मुख्यालय है वो क्या है? अजमेर। अजमेर है ना। अजमेर में उनके गोला बारूद होते थे। शास्त्रागार उनका कहाँ होता था? अजमेर में होता था। अजमेर में ही था ना। तो अजमेर में है तो अजमेर उनके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो अजमेर की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है ना। तो सैनिक छावनियों में अजमेर में 2 सैनिक छावनियां थी। एक तो कौन सी? नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद थी। तो ये जो नसीराबाद सैनिक छावनी थी, इसका संस्थापक माना जाता है डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था उसका? डेविड सही लिखा है क्या? है ना। अजमेर को जिसने विजयी किया था वो व्यक्ति कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी था। ठीक। और ये जो डेविड ऑक्टरलोनी था, इसको मुगल बादशाह ने एक उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी थी इसकी? नसीर। इसकी उपाधि कौन सी थी? नसीर। ये इसकी उपाधि थी। और ये नसीर की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह ने दी थी। तो डेविड ऑक्टरलोनी ने अधिकार किया था अजमेर पर। अजमेर पर अधिकार करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी था। इसको मुगल बादशाह ने कौन सी उपाधि दी थी? नसीर की उपाधि दी थी। और इसने जिस सैनिक छावनी को बसाया, जिस सैनिक छावनी की स्थापना की, उसको क्या बोल दिया गया? नसीराबाद। क्योंकि इसकी उपाधि क्या थी? नसीर थी, इसलिए यह क्या कहलाया? नसीराबाद कहलाया। तो पहले लिखो नसीराबाद। नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? देखो, स्थापना किसने की है? स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ी बहुत, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। बाकी कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। कौन था भाई? डेविड ऑक्टरलोनी। अरे तुम हिंदी में लिख लो ऑक्टरलोनी, है ना। नहीं पता चलेगा कि ऑस्टरलोनी पढ़ दोगे इसको, है ना। हम लोग स्कूल को स्कूल बोल देते हैं, हरियाणा वाले स्कूल बोल देते हैं, वही चीज़ है। तो इसकी उपाधि क्या थी? नसीर। इसकी उपाधि भी लिख लो।
उपाधि नसीर, और डेस करके लिख लेना किसने दी थी, ये मुगल बादशाह ने दी थी। और इसी नसीर उपाधि के कारण ये क्या कहलाया था, नसीराबाद कहलाया था। लिख लिया, लिख लिया क्या? अब देखिए अपनी जो दूसरी, जो यहां अजमेर में है, हाँ जी, ये अभी नाम लिखा है ना डेविड ओक्ट्रलोनी, ये जो सैनिक छावनी बनाई थी इसने, यहाँ एक सैनिक छावनी का गठन किया। इसकी उपाधि क्या होती थी, नसीर, मुगल बादशाह ने दी थी इसको ये। इसी उपाधि के नाम पर इस सैनिक छावनी का नाम क्या पड़ा, नसीराबाद। समझ गए ना, ये डेविड ओक्ट्रलोनी था। क्लियर? अब नसीराबाद के बाद में दूसरी थी ब्यावर। कौन सी है, ब्यावर। और ब्यावर भी कहां पर है, अजमेर में है। ठीक है ना? तो ये जो है ब्यावर, आप देखना कि ब्यावर राजस्थान के मध्य में है, अजमेर भी मध्य में है वैसे। उस समय अंग्रेजों का एक प्रांत होता था मेरवाड़ा। कौन सा क्षेत्र होता था उनका राजस्थान में, मेरवाड़ा। ब्यावर क्षेत्र आप देखिए, इंडस्ट्री की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो एक अच्छा क्षेत्र कौन सा माना जाता है, ब्यावर मानते हैं। और ब्यावर में मिनरल्स भी है, यानी अपने खनिज भी खूब सारे हैं। ठीक है ना? और खनिजों के साथ साथ अपने यहाँ पर ये जो ब्यावर है, ब्यावर में आपको पता होगा एक कृष्णा कॉटन मिल है। अपने कृष्णा कॉटन मिल जो है वो कहाँ पर है, अपने ब्यावर में। एक चीज़ और है कि अपने बात करें तो हमारे राजस्थान के 3 राज्य होते थे। 3 राज्य कौन कौन से होते थे, अरे कौन कौन से 3 राज्य थे बताओ? अरे 3 राज्य कौन कौन से थे राजस्थान में? 3 रियासतें कौन कौन सी थी? मारवाड़, मेवाड़ और, हाँ जी, और कौन सी थी? एक तो मारवाड़, एक मेवाड़ और एक, हाँ जी, अरे राजस्थान की प्रमुख जो रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? एक तो मेवाड़, और एक कौन सी हो गई, मारवाड़, और एक कौन सी थी? मेवाड़ तो आ गई ना, कौन सी थी? ढूंढाड़ या जयपुर? कौन सी रियासत थी? जयपुर। जो बड़ी 3 रियासतें होती थी वो कौन कौन सी होती थी? एक तो मारवाड़, एक मेवाड़ और एक कौन सी? जयपुर। आप इस ब्यावर को देखोगे तो ये तीनों के बीच में है लगभग, है ना? इसके एक तरफ जो पड़ेगा, इधर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा अपने? मेवाड़। इसके इस साइड में जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? मारवाड़। और इससे थोड़ा सा इधर जो पड़ेगा वो कौन सी आ जाएगी? जयपुर। तीनों के बीच में, बड़ी रियासतों के बीच में जो अंग्रेजों की स्थिति जहां होती थी वो जगह कौन सी थी? ब्यावर। एक और चीज ये थी कि यहां पर लुटेरे उटेरे भी खूब होते थे, लूट कसोट मस्ती रहती थी। तो अंग्रेजों ने यहाँ की सुरक्षा के लिए और इन तीनों रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सैनिक छावनी कहाँ पर बनाई? ब्यावर में। एक सैनिक छावनी कहाँ पर बनाई? ब्यावर में। इसका जो संस्थापक था वो मेजर डिक्सन था। उसका नाम क्या था? मेजर डिक्सन था। और यहाँ पर एक परकोटा बनाया गया। भाई जो लुटेरे आते थे वो आक्रमण करते थे, आक्रमण करके कई बार अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ते थे, इनके हथियार वथियार लेके भाग जाते थे। हालांकि जीत तो नहीं पाते थे अंग्रेजों के सामने, लेकिन वो हथियार वथियार लेकर भाग देते थे या लूट लिया करते थे कई बार। तो अंग्रेजों ने यहाँ एक परकोटे वाला एक छावनी बनाई साहब। चारों तरफ क्या कर दिया? परकोटा। चारों तरफ क्या कर दिया? परकोटा कर दिया। ब्यावर की छावनी बनाई गई यहाँ। और ये कहते हैं कि यहाँ एक बोर्ड लगाया गया, जो ये परकोटे वाला शहर बसाया गया, इसके एक बोर्ड लगाया गया जिसके एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जो जिसमें लिखा हुआ था बी अवेयर। क्या लिखा हुआ था? बी अवेयर। अब भारत वाले बी अवेयर करते करते ब्यावर 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 करने लग गए। समझ गए ना? बोर्ड क्या लगा हुआ था?
बी अवेयर। हमारे वालों को इतनी अंग्रेजी आती थी, बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते क्या कर दिया उन्होंने, ब्यावर। और इस प्रकार से ये बी अवेयर क्या हो गया, ब्यावर हो गया। समझ गए ना आप लोग। तो अंग्रेजों ने जो साइन बोर्ड लगाया था वो साइन बोर्ड कौन सा था, बी अवेयर, और इसी के नाम से क्या हो गया, ब्यावर। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया और हमने इसको क्या कर दिया, ये ब्यावर कर दिया साहब। बोले ठीक है, आप एक साथ रहो, साथ साथ रहो, अलग अलग रहने में कोई मतलब नहीं है, हमें भी नाम लेने में जोर आता है। भाई जहाँ सैनिक छावनी होगी वहाँ साइन बोर्ड लगा दिया, भाई सावधान रहना आप जो भी है, ठीक है ना। तो लिखिए आप इसमें ब्यावर। ब्यावर का संस्थापक कौन था, मेजर डिक्सन। मेजर डिक्सन लिखूं क्या, अरे लिख लो ना यार ये चीजें, तो आप लिखूं डिक्सन। डिक्सन है ना। यहां पर कौन सा बोर्ड लगाया, बी अवेयर, और ये क्या हो गया, ब्यावर। समझ गए ना। तो लगा, लिख दो, नीचे ही लिख दो ना, बोर्ड लगाया डैश करके बी अवेयर, फिर समझ जाओगे क्या हो गया ये, ब्यावर। यहां इस मेजर डिक्सन की समाधि भी बनी हुई है ब्यावर में। ब्यावर में किसकी समाधि बनी हुई है, मेजर डिक्सन की। लिख लिया क्या, अरे लगा दो, बोर्ड लगा हुआ था डैश करके, उसमें ये लिख दो बी अवेयर, समझ जाओगे इतने में। तो यार हिंदुस्तानी हो, ब्यावर अपने आप तुम ही कर दोगे। पहले अगर ब्यावर नहीं होता तो अब ब्यावर कर देते हम लोग, क्या फर्क पड़ रहा था। क्लियर। 2 सैनिक छावनियां हो गई, नसीराबाद, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि कौन सी थी, नसीर, और नसीर के नाम से क्या, किस नाम से जानी गई, नसीराबाद। फिर उसके बाद में ब्यावर, एक परकोटे वाली मतलब जो क्षेत्र बनाया गया, और ये मानते हैं कि परकोटे वाला अंतिम शहर जो माना जाता है भारत का, वो कौन सा माना जाता है, ब्यावर ही माना जाता है। तो परकोटे का एक शहर बसाया, एक सैनिक छावनी बसाई, उसके आगे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, वो कौन सा था, बी अवेयर, और हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, ब्यावर। 2 सैनिक छावनियां, दोनों की दोनों कहां पर है, ये अजमेर में है। अगली लिखो आप, देवली। अच्छा, ब्यावर में एक सैनिक जो सेना की टुकड़ी रहती थी वो कौन सी थी, मेरवाड़ा रेजिमेंट। ये भी ध्यान रखना, ब्यावर में कौन सी रहती थी, मेरवाड़ा रेजिमेंट। यहां पर कौन सी थी, मेरवाड़ा रेजिमेंट। लिख लिया। अब लिखिए आप तीसरी, लिखे देवली। और देवली कहां पर है, टोंक। देवली वाली कहानी आपको बताई थी, अरे देवली वाली कहानी बताई थी आपको, क्या बताई थी, राम सिंह और मदन सिंह, कोटा के शासक राम सिंह और झाला मदन सिंह के बीच में विवाद चल रहा था। मदन सिंह ने कहा अंग्रेजों से, बोले मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती, क्योंकि डर लगता है मुझे कि कहीं कौन नहीं मार दे, राम सिंह नहीं मार दे। एक सेना भेजो साहब, कहाँ पर, कोटा में। कोटा में सेना भेजो। कोटा में मतलब एक सेना का गठन किया गया, कोटा कंटिंजेंट उस सेना को कहा गया। कोटा में रखने का विरोध किसने किया, राम सिंह ने, इसलिए उसको कहाँ रखा गया, देवली में। समझ गए ना। और बाद में कोटा का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, एक राज्य बना झालावाड़ और एक राज्य कौन सा बन गया, कोटा। झालावाड़ में कितने परगने मिलाए गए थे, 17 परगने। कितने परगने थे, 17। तो ये देवली, इसी कारण से देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई, और इसमें कौन सी सेना रहती थी, कोटा कंटिंजेंट। जो सेना हो गई वो कौन सी हो गई, कोटा कंटिंजेंट। लिख लिया। तीन हो गई अपने। अब देवली के बाद में एक और सैनिक छावनी जो है
वो है अपने एरिनपुरा। कौन सी है? एरिनपुरा। और एरिनपुरा कहां पर है? जोधपुर के शासक ने भी, मानसिंह ने भी जो संधि कर ली थी वो किसके साथ में कर ली थी? अंग्रेजों के साथ में। अब जोधपुर के शासक के और अंग्रेजों की अनबन रहती थी हमेशा ही, हमेशा उनमें क्या रहती थी? अनबन रहती थी। अंग्रेज इस तरह से प्रयास करते थे कि जोधपुर के सामंत जोधपुर के राजा के विरुद्ध विद्रोह करें, तो वो सामंतों को भड़काते रहते थे, क्योंकि सामंत विद्रोह करेंगे तो आंतरिक अशांति के नाम पर हस्तक्षेप कौन कर सकते हैं? अंग्रेज करेंगे। तो अब क्या हुआ कि वहां पर जोधपुर में अंग्रेजों की नीतियों के कारण वहां पर क्या हो रहा था, वहां के जो सामंत थे वो क्या कर रहे थे? बार बार विद्रोह कर रहे थे, बार बार राजा में और सामंतों में संघर्ष चल रहा था। कई बार जोधपुर का राजा पंजाब के शासक रणजीत सिंह से सहायता मांग रहा था, कभी मराठों से सहायता मांग रहा था। तो अंग्रेजों को ये लगता था कि जोधपुर को नियंत्रण में रखने के लिए एक सेना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सेना होनी चाहिए। उन्होंने एक सेना का गठन किया। वो सेना कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। सेना कौन सी है? जोधपुर लीजियन। और इस जोधपुर लीजियन की जो छावनी बनाई गई वो कहां पर बनाई गई? एरिनपुरा में बनाई गई। छावनी कहां पर बनाई गई? एरिनपुरा में। एरिनपुरा ये जो क्षेत्र था पहले कौन सा राज्य में आता था? ये मारवाड़ में आता था, जोधपुर में ही आता था। समझ गए ना इसको? तो लिखो एरिनपुरा कहां पर है? पाली में। और इसमें कौन सी सैनिक टुकड़ी रहती थी? जोधपुर लीजियन। लिख लिया? अब देखो आगे एक और जो सैनिक छावनी है अपने, वो है खेरवाड़ा। कहां पर है ये? खेरवाड़ा कहां है? उदयपुर। यहां पर क्या था कि जो भील जनजाति थी उसका उत्पात था। मेवाड़ है, सिरोही है, मालवा है, इन राज्यों में भीलों का उत्पात रहता था हमेशा। इसलिए भीलों को नियंत्रण में रखने के लिए एक सैनिक टुकड़ी बनाई गई जिसे क्या बोला गया था? अरे मेवाड़ भील कोर। क्या नाम था उसका? मेवाड़ भील कोर। ठीक है ना? जो सैनिक टुकड़ी है वो कौन सी है? मेवाड़ भील कोर। अब सैनिक टुकड़ी रहेगी ना, उसके लिए सैनिक छावनी बनाई जाएगी, और सैनिक छावनी कौन सी बनाई गई? खेरवाड़ा। ठीक है ना? और खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में है। लिख लिया? इस सैनिक टुकड़ी का भी नाम लिखना है। इसमें कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? मेवाड़ भील कोर। और छठी जो सैनिक छावनी है, हाँ जी, ये कब में ज्यादा मत फंसो। देखो आप लोग 1841 में होती, लिखना मत, बस लिखना मत। समझ गए ना? और ये मैं आपको फिर कह देता हूं, ये सन के चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ो ही मत। सन के प्रश्न ही नहीं आते। एक प्रश्न आएगा वो या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो एक दो आएगा, तो वो आपको आराम से आएगा। और जिस सन की आपको आवश्यकता होगी मैं जरूर लिखाऊंगा, है ना? मैं खुद सन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, वास्तव में सही बता रहा हूं। मैं खुद भी सन को रटने के ज्यादा प्रयास कभी नहीं करता। तो तुम्हें क्या करना है सन का? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये सन के चक्कर में मत पड़ो। ज्यादा सन पूछते भी नहीं है। हाँ, सन से केवल इतना सा रहता है कि थोड़ा राजा महाराजा हम पढ़ाते तो आपको लिखाते हैं। वो क्यों लिखाते हैं? कि आपको उसका काल पता रहे कि किसके बाद में कौन बन रहा है, कौन से समय पर यह बन रहा है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहे बस। बाकी वो भी नहीं पूछते हैं। आपको कभी नहीं पूछेंगे कुंभा कब से कब शासक था, 1433 से 1468, आज दिन तक पूछा है? नहीं पूछा है ना? तो इन चीज़ों को भूलो आप लोग, इनके पीछे मत पड़ो। तो अगली लिखो आप, छठी सैनिक छावनी नीमच। नीमच क्षेत्र उस समय मेवाड़ राज्य में होता था और वर्तमान में कहां पर है? एमपी में है। ठीक है? तो कितनी सैनिक छावनियां हो गई? 6। अजमेर में कितनी है? 2। एक तो कौन सी?
नसीराबाद किसने बसाई? डेविड ओक्ट्रलो ने। अजमेर पर अधिकार भी उसने किया था। उसकी उपाधि कौन सी थी? इसलिए वो क्या कहलाई? नसीराबाद। दूसरी ब्यावर, ठीक है ना, डिक्सन ने उसको बसाया था। चारों तरफ परकोटा बनाया गया, एक सैनिक छावनी बनाई गई। अंतिम शहर भारत का जो परकोटे वाला माना जाता है वो भी किसको माना जाता है? ब्यावर को। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया, बी अवेयर लिखा हुआ था, हमने उसको पढ़ते पढ़ते क्या कर दिया? ब्यावर कर दिया। ऐसा ही हुआ था। उसके बाद में देवली। देवली कहाँ पर है? टोक में। क्यों बनाई गई थी ये? क्योंकि मदन सिंह ने, झाला मदन सिंह ने क्या की थी? अंग्रेजों से डिमांड की थी। उसके बाद में एक सेना गठित की गई थी, वो कौन सी थी? कोटा कंटिजेंट। और कोटा कंटिजेंट को कहाँ रखा गया था? देवली टोक में रखा गया था। फिर कौन सी बताई थी आपको? एरिनपुरा। जोधपुर पर नियंत्रण रखने के लिए, जोधपुर के राजा पर नियंत्रण रखने के लिए, जोधपुर में आंतरिक हस्तक्षेप करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी सेना का गठन किया था? जोधपुर लीजियन। उसको रहने के लिए जो छावनी बनाई गई वो कहाँ पर बनाई गई? एरिनपुरा में। भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सेना का गठन किया गया, मेवाड़ भील कोर। और मेवाड़ भील कोर की सैनिक छावनी कौन सी? खेरवाड़ा। और एक और कौन सी थी अपनी? नीमच। ये 6 सैनिक छावनियां हैं अपने। क्लियर? समझ गए ना इसको? आप लिखिए। आप क्रांति करें, क्रांति करवाएगा। बहुत देर हो गई हमें आसपास में चारों तरफ की बातें कर रहे हैं और हम लोग बात किसकी नहीं कर रहे हैं? क्रांति की। तो अब क्रांति की बात कर लेते हैं। क्रांति की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। अब देखो, इस क्रांति को, राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो सैनिक छावनियों में, एक कहां पर? सैनिक छावनियों में। जहां जहां जिन जिन सैनिक छावनियों में क्रांति हुई हम उनकी बात करेंगे। और एक हम कहेंगे जो आम जनता जो थी उनके द्वारा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जन क्रांति। एक तो लोगों ने की और एक किसने की? सैनिकों ने सैनिक छावनियों में। हमारे यहां पर सैनिक छावनियों की बात करेंगे तो एक तो कहां पर होगी? नसीराबाद। सबसे पहले कहां पर होगी? नसीराबाद में। फिर कहां पर होगी? नीमच में। दूसरे नंबर पर कहां पर होगी? नीमच में। नीमच के सैनिक ही कहां पर आएंगे? देवली में। नीमच के सैनिक ही कहां पर आएंगे? देवली में आएंगे। और नीमच के सैनिकों के साथ में कहां के सैनिक भी हो जाएंगे? देवली के भी हो जाएंगे। और एक हम किसकी बात करेंगे? एरिनपुरा की। एरिनपुरा वाली थोड़ी लंबी चलेगी, है ना। एरिनपुरा की जो क्रांति होगी वो थोड़ी लंबी चलेगी। आवा के ठाकुर के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले नसीराबाद में, उसके बाद में नीमच में। नीमच के क्रांतिकारी कहाँ पर भी गए? देवली में। और यहाँ से महिदपुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उसको साथ में लेकर वो कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो इसमें क्रांति हो रही है। 6 सैनिक छावनी लिखी है हमने। नसीराबाद में क्रांति हुई है, नीमच में क्रांति हुई है, देवली के सैनिक भी किसके साथ में हो गए? नीमच वालों के साथ में हो गए। यहाँ पर भी हम ये मान सकते हैं कि क्रांति हुई है। और एरिनपुरा में भी क्रांति होगी। कितनी सैनिक छावनियों में क्रांति होगी? 4 में। कितनी में नहीं होगी? 2 में। कौन कौन सी में नहीं होगी? एक तो खेरवाड़ा और एक किसमें? ब्यावर में। ठीक है ना, 2 में नहीं होगी, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। थैंक यू। ये किधर